अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त के साथ बोधगया गया था, जो कि बिहार के अंदर आता है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन बोध गया वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों के लिए। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध एनलाइटन हुए थे। हमारा जो गाइड था उसने बताया कि इस जगह पे 50 से ज्यादा देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, ऐसी जगह से जहां पर बुद्धिज्म का थोड़ा ज्यादा बोलचाल है। मतलब ये एक तरीके का इंटरनेशनल टूरिस्ट हब है। अब आप सोच रहे होगा कि मैं आपको ये पूरी राम कथा क्यों सुना रहा हूँ। वेल, बहुत सारे लोग बिहार का नाम सुनते ही सोचते हैं कि भाई पिछड़ा हुआ स्टेट है, उसके अंदर क्या ही है, कौन ही जाता होगा। वेल, बिहार के अंदर लिटरली एक ऐसी जगह है जो कि एक तरीके का इंटरनेशनल हब बना पड़ा हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बोध गया एक इंपॉर्टेंट जगह है बिहार के अंदर। इसके बावजूद जो मैंने बोध गया में देखा, उसको देख के मैं हैरान रह गया। हमने जब वहां पर जाके देखा, वहां पर सड़कें टूटी हुई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, रोड खराब है, गंदगी पड़ी हुई है, और इनफैक्ट हमें एक स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू एक अबैंडन्ड विलेज में मिला। इस जगह पर हर साल इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसके बावजूद टूरिस्ट प्लेसेस भी वेल प्लान्ड नहीं थी। अब आप सोच के देखो, ये हालात थी बिहार के सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट की। इससे आप बिहार की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। बिहार एक ऐसा स्टेट था जिसने दुनिया को कौटिल्य का ज्ञान दिया। साइंस, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, हर चीज में बिहार आगे हुआ करता था। आज बिहार की ऐसी हालात हो चुकी है कि लिटरली हर पैरामीटर में बिहार अपने बाकी साथी स्टेट से बहुत बहुत पीछे है, और बिहार कई मायनों में अनफिक्सेबल बन चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अपने ही स्टेट के बारे में? मैं खुद बिहारी हूं, जहां पर 12 करोड़ की पॉपुलेशन है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड बिहार के अंदर है, और बिहारियों के अंदर दिमाग इतना है कि सबसे ज्यादा आईएएस भी बिहार से ही निकलते हैं। इसके बावजूद बिहार की ऐसी हालात क्यों है, बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब इससे पहले कि हम बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है कि क्या बिहार की प्रॉब्लम्स एक्चुअली देश के लिए सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। देखो, बिहारियों को लेके एक अजीब सी धारणा बनी हुई है पूरे देश में। बिहारी तो यार लेबर मजदूरी होते हैं, इनके अंदर से बदबू आती है, या अनसिविलाइज्ड होते हैं। वेल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यह समझना होगा कि जो इमेज बिहार की देश भर में है ना, वो देश की ग्लोबल लेवल पे है। The other day I was at my gym and it was full of Indian dudes. I had to wait over an hour to use the 10-pound dumbbells. Come on, Indian dudes, you've been coming to the gym for a year, you still weigh exactly 85 pounds. I read this news article. 4 Indian guys gang raped a lizard. What kind of sick freak is an Indian? तो अगर देश को सही में डेवलप करना है, सही में विश्व गुरु बनना है, तो बिहार की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब देश की जीडीपी कैलकुलेट हो रही होती है ना, हर एक स्टेट की जीडीपी को ऐड करा जाता है। इसमें आप बिहार को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब जब बिहार की जीडीपी कम होगी तो शायद देश के ओवरऑल जीडीपी उतना फर्क ना पड़े जितना फर्क जीडीपी पर कैपिटा पे पड़ेगी। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कि देश के अंदर हर एक इंडिविजुअल के पास कितने पैसे हैं। जितना कम ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उतना ही कम जीडीपी होगा, उससे भी कम जीडीपी पर कैपिटा इनकम होगी। और बिहार कोई छोटा मोटा स्टेट है नहीं। बिहार की ओवरऑल पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज्यादा है, तो ये अच्छा खासा देश के डेवलपमेंट और ग्लोबल इमेज पे फर्क डालता है। बिहार की हालात को जानना सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, जहां से बिहार का डाउनफॉल शुरू हुआ था। एक टाइम था जब बिहार सारे पावरफुल एम्पायर जैसे मगध, मौर्य, गुप्ता, इन सब का सेंटर हुआ करता था। क्योंकि बिहार इतने सारे पावरफुल एम्पायर्स का सेंटर था, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी काफी अच्छी खासी हो रखी थी। बिहार के अंदर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, जिसकी वजह से ये ग्लोबल एजुकेशनल सेंटर बन गया। अब इसी दौरान बुद्धिज्म की शुरुआत भी बिहार में हुई, तो बहुत सारे रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पसेस की वजह से बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स भी इंडिया आने लगे। तो अभी तक चीजें काफी सही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चंगा सी। लेकिन 6th सेंचुरी के अराउंड चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि भारतवर्ष के अंदर उस वक्त गुप्ता एम्पायर का राज था, और गुप्ता एम्पायर इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल एम्पायर था कि जो भी इनका कार्यकाल था, जितना इनका टेन्योर था किंगडम का, उसको इंडिया गोल्डन एज से जाना जाता है। लेकिन गुप्ता एम्पायर 6th सेंचुरी के बाद कमजोर होना शुरू हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसका मेन कारण ये था कि गुप्ता एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। उसके अलावा इनके ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स काफी ज्यादा हो रहे थे, और लेकिन ऐसी चीजें हर एक एम्पायर में होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी गुप्ता एम्पायर के साथ दिक्कत थी, इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं बच गई थी, जिसके वजह से इवेंचुअली
8th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर कोलैप्स कर जाती है, टूट जाती है। अब पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो कि पूरे भारत को एक साथ यूनाइट करके रखे। पूरा देश छोटे छोटे किंगडम से बढ़ चुका था, जिसके वजह से ये सारे किंगडम्स काफी वीक हो गए थे और फॉरेन इन्वेजन के काफी वल्नरेबल हो गए थे। इस्लामिक रूलर्स को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और इन्होंने इंडियन किंगडम्स को अटैक करना शुरू कर दिया। और इन्हीं इस्लामिक रूलर्स में से एक बख्तियार खिलजी ने नंदा डायनेस्टी पे अटैक कर दिया, जिसके अंदर मॉडर्न डे बिहार और बंगाल आते हैं। बख्तियार खिलजी ने जब नंदा डायनेस्टी पे फाइनली कब्जा कर लिया, तब वो बिहार की डेवलपमेंट को देख के शॉक रह गया, स्पेशली जब उसको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगता है, जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथ, इन सब चीजों को पढ़ाया जाता था। खिलजी को समहाउ ये डायरेक्ट थ्रेट लगा इस्लाम के ऊपर। इस्लाम को साइंस से कितनी नफरत है ये तो हमें पता ही है। खैर, जब खिलजी को इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हजम नहीं हुई, तब उसने बिहार के अंदर डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे बिहार के अंदर टेंपल तोड़वाए, इनफैक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था और उसके अंदर इतनी ज्यादा किताबें थी कि अकेले नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने जली। खैर, खिलजी ने एक और काम करा, बिहार के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पावर थी उसको दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर डाला। तो मोटा मोटा बिहार ने खिलजी के अंदर अपने पॉलिटिकल पावर और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को पूरी तरीके से लूज कर दिया। लेकिन फिर भी बिहार एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे और वहां की लैंड इतनी ज्यादा फर्टाइल थी कि ज्यादातर एग्रीकल्चर रेवेन्यू बिहार से ही आता था। अब समय को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो अंग्रेज भारत में आ चुके थे और 1764 बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज मुगल एम्परर शाह आलम II को हरा के बंगाल प्रेसिडेंसी पे अपना कब्जा कर लेते हैं और यहीं से अंग्रेज बिहार की बर्बादी की नींव रखते हैं। एक्चुअली जब बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का टारगेट काफी क्लियर था। उनको इस प्रेसिडेंसी से जितना हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना था। इसके लिए अंग्रेजों ने अपना सिस्टम बैठाया और अंग्रेजों का ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर्फ 1765 से 1793 सिर्फ 3 डेकेड्स के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी में लैंड रेवेन्यू का डिमांड डबल हो चुका था। बाय द वे, इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर मॉडर्न डे बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। तो सीन कुछ ऐसा था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू निकल रहा था और उससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी अच्छा खासा टैक्स कमा रही थी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत महसूस हुई अंग्रेजों को। एक्चुअली टैक्स कलेक्शन का काम अंग्रेजों को काफी सरदर्दी का काम लगता था। अगर आपने कभी स्टार्टअप वार्टअप में काम करा तो आपको पता होगा कि एम्प्लॉय से काम निकलवाना और ये मॉनिटर करना कि उन्होंने कितना काम करा, उससे कितना कंपनी को फायदा हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पर तो हम एक छोटी सी कंपनी की बात कर रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी तो बहुत बड़ी थी। इस सरदर से छुटकारा पाने के लिए उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। कॉर्नवालिस टैक्स वसूली का काम जमींदार को दे देता है। ये जमींदार बेसिकली वो थे जो कि मुगलों के टाइम पे या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम के टाइम पे राजा के लिए टैक्स वसूली का काम करते थे। तो कॉर्नवालिस इसे री इंट्रोड्यूस कर देता है और इसमें एक छोटा सा चेंज भी करता है। एक्चुअली मुगलों के टाइम पे जमींदार का काम बस टैक्स कलेक्शन का था, ताकि ये जमींदार मोटिवेटेड रहे, अच्छे से काम करे और अंग्रेजों से वफादारी निभाए। अच्छा जी, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर क्रॉप्स फेल होने लगते हैं। कभी बाढ़ आ गया, कभी अकाल पड़ गया, अलग अलग रीजन की वजह से। अब क्योंकि क्रॉप फेल हुए तो वहां से लैंड रेवेन्यू भी कम आया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कम टैक्स मिले, उन्होंने कम कमाई करी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता था, वो था प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए जब लगातार क्रॉप्स फेल हुए, अंग्रेजों को ये घाटे का सौदा लगने लगा। उनको घाटा बिल्कुल पसंद नहीं था और इस चीज से डील करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिल पास करती है जिसका नाम होता है ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1793 में पास होता है। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों को काम पे लगा दिया और बोला कि भाई देखो, हमें फिक्स टैक्स चाहिए, आप कुछ भी करो और हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दो। फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉप कितनी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, अब फार्मर से कितना लो, फार्मर को कितना दो, हमें हर साल टैक्स के रूप में फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। इसीलिए इसको परमानेंट कहा गया, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता था। अब इस एक्ट से अंग्रेजों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनकी इनकम फिक्स हो गई, और जमींदारों की भी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनका लैंड की पूरी ओनरशिप आ गई। अब वो जितना चाहे उतना ज्यादा फार्मर से टैक्स वसूल कर सकते थे बिना किसी रोक टोक के। अगर इसमें किसी का नुकसान था तो वो था किसानों का, क्योंकि अगर किसी साल फसल अच्छी हुई तो उसका ज्यादातर कट जमींदार रख लेते थे, और अगर फसल खराब हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया, तब भी उन्हें कुछ ना कुछ करके जमींदारों को टैक्स देना ही पड़ता था। अब अगर किसान के पास पैसे नहीं है उस वक्त, तो उसे लोन लेना पड़ता था, नहीं तो बहुत सारे केसेस में उसे अपना लैंड भी लूज करना पड़ता था। मतलब इस एक्ट के बाद किसानों की कमर तोड़ दी गई और उनकी हालत बद से बदतर हो गई।
अब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते हैं और देश हमारा आजाद हो जाता है। आजादी के बाद देश में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और कहने को बिहार पहला ऐसा स्टेट बनता है जो कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जीरो था। जिन लोगों को जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए कहा गया था वो खुद बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे। तो ऑफ कोर्स उन्होंने घपलेबाजी करी, लूप होल्स ढूंढे और ढंग से बिहार में कभी लैंड रिफॉर्म आ ही नहीं पाया और किसानों के हालात हमेशा बदतर ही रही। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि चलो यहाँ पर किसान विसान की तो दिक्कत है, लेकिन बिहार में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर फैक्ट्रीज क्यों नहीं आई बिहार के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फैक्ट्रीज आती तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती। वेल यहाँ पर आता है भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ब्लंडर, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1952 में इंट्रोड्यूस करा गया था। अब समझो कि फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या थी। मान लो एक कंपनी है जिसको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर आसपास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको बिहार जैसे स्टेट में जाना पड़ेगा, वहां से नेचुरल रिसोर्सेज उठाने पड़ेंगे, फिर दिल्ली लाना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज प्रेफर करती है कि जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है वहीं पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी जाए, जो कि इकोनॉमिकली कंपनी के लिए सेंस बनाएगा। अब यहां पर भारत सरकार ने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लग जाएंगी और वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, बाकी के स्टेट पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई गई। कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बदले सब्सिडी दी गई। मतलब अब अगर किसी कंपनी को अपनी फैक्ट्री दिल्ली के अंदर सेटअप करनी है, अब उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना। अब इस पॉलिसी के बाद तो कंपनीज की बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज से रिच स्टेट से हटा के पोर्ट सिटीज जैसे महाराष्ट्र, साउथ इंडियन स्टेट्स में शिफ्ट कर दी। इससे बिहार में क्या हुआ कि वहां से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था, लेकिन वहां पर जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही थी क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज लगी नहीं रही थी। अब बिहार दिन पे दिन अलग अलग तरीकों से गरीब हो रहा था। 1952 में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा गया था और 1993 में इसे एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन इन 41 ईयर्स में इनफ डैमेज हो चुका था बिहार में। देखो एक चीज फैक्ट है कि किसी भी स्टेट या फिर कंट्री की डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वहां पर कितने ज्यादा इंडस्ट्रीज है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा जॉब, वहां पर उतनी ही ज्यादा डेवलपमेंट। सीधा सीधा हिसाब चलता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमने गुड़गांव में देखा है। गुड़गांव पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बंजर जमीन, लेकिन वहां पर जब इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, आज वो साइबर हब बन चुका है। आज वहां पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल सारी कंपनीज वहां पर है। कहा जाता है कि वो कुछ टाइम में इंडिया का दुबई बन जाएगा। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि गुड़गांव ने फेवरेबल कंडीशंस दिया कंपनीज को कि वो आए और अपनी फैक्ट्रीज वहां पर सेटअप करें। और ऐसा सेम चीज करने में बिहार कई बार फेल हुआ। पहले तो चलो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रीज दूर भागी, लेकिन बाद में भी काफी कंपनीज ने बिहार को अप्रोच करने की कोशिश करी। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है 2003 में टाटा नैनो। जब वो अपनी नैनो कार लॉन्च करने वाले थे तो उसका प्लांट सेटअप करने का ऑफर उन्होंने बिहार में दिया, लेकिन बिहार में काफी कोशिश करने के बावजूद टाटा नैनो बिहार के अंदर लैंड एक्वायर ही नहीं कर पाई। एक छोटी सी जमीन पे इतने सारे ओनर से कि वहां पर नेगोशिएशन करना इम्पॉसिबल हो चुका था, जिसकी वजह से टाटा नैनो को मजबूरन बिहार छोड़ना पड़ा। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किसने ग्रैब करा? गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को रेड कारपेट एंट्री करवाई और बड़े धूमधाम से टाटा नैनो की फैक्ट्री गुजरात के अंदर सेटअप कराई। वो अलग बात है कि टाटा नैनो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल गाड़ी नहीं बन पाई, लेकिन क्योंकि टाटा ने वहां पर अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी, इस चीज ने बहुत सारी कंपनीज को इंस्पायर करा कि वो आए और गुजरात के अंदर फैक्ट्रीज को सेटअप करे। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब एक बड़ी कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है तो बाकी कंपनीज अपने आप खींचे चली जाती है वहां पर। अब क्योंकि बिहार के अंदर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई तो वहां पर जॉब्स भी नहीं क्रिएट हो पाए, जिसकी वजह से बिहारी मजबूर हो गए बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चीप लेबर बनने को। और ये लोग जो अपना गांव घर छोड़ के जाते हैं, इनके पेरेंट्स तो खुशी खुशी भेज देते हैं कि चलो मेरा बेटा नौकरी करने जा रहा है, लेकिन जहां पर ये लोग काम करने जाते हैं वहां की वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होती है। और इन लेबर के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, ये तो मजबूरी में आए हैं, तो इनको जो काम बोला जा रहा है, जैसे बोला जाता है, करना ही पड़ता है। मैं खुद बिहार का हूं तो मैं काफी लोगों को अपने नोन में जानता हूं जो कि दिल्ली मुंबई की फैक्ट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। वहां पर वो लिटरली 6 महीना पैसा कमाते हैं और बाकी के 6 महीने जो पैसे ये लोग कमाते हैं उससे अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस में काम करके इनकी हेल्थ बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है। ये अपना गांव घर छोड़ के आते हैं एक बेटर लाइफ की तलाश में, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज इनको गांव में मिलती है, साफ हवा, खाने को खाना,
सोने के लिए छत, ये सारी चीजें भी इनको दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज में नहीं मिल पाती। प्लस इनको 10-12 घंटे तक काम कराया जाता है। खैर बिहार और बिहारियों के कंडीशंस के पीछे वहाँ के पॉलिटिशियंस भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बिहार की एक फेमस कहावत है, मतलब बिहार से ओरिजिनेट नहीं हुई थी, बाहर के लोग बिहारियों को बोलते हैं, पीपल इन बिहार डोंट कास्ट देयर वोट्स, दे वोट देयर कास्ट। यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स किसी भी मुद्दे से कहीं ज्यादा ऊपर है और इसी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से लालू प्रसाद यादव और उसकी अनपढ़ वाइफ 15 साल तक राज करते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं, अजी घंटा। लालू यादव के सरकार का मोटो ही ये था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। यहाँ पर वो लोअर कास्ट लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोच के देखो, ऐसा राज्य जहां पर डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती है तो वहां डेवलपमेंट कैसे हो सकती है भाई। जंगल राज का बात करते हैं, विकास का क्या बात है? कोई विकास का काम नहीं किया, खाली जंगल राज का बात बोलते हैं। तो अगला आप क्या विकास के लिए यहाँ पर कर रहे हैं? पूरा विकास के बोले ना, चलिए। लालू यादव 1000 करोड़ के चारा घोटाला स्कैम में पकड़े गए, लेकिन फिर भी आज तक बिहार में लोअर कास्ट वाले लोग उन्हें मसीहा की तरह देखते हैं। मैं खुद ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को ग्राउंड रियलिटी पता है। इसके अलावा तो आपको पता ही होगा कि बिहार क्राइम में कितना ज्यादा आगे है। छोटे छोटे बच्चों के पास बंदूक होती है। अल्कोहल वहां पर बैन है, लेकिन मैं वहां पर 10-10 साल के बच्चों को जानता हूं जो इल्लीगली अल्कोहल बेचते हैं। ये हालात है बिहार में। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसे स्टेट में कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी। इसके अलावा बिहारियों के फेवर में एक नैरेटिव चलता है कि वहां के लोग बड़े एजुकेटेड होते हैं। ये सच है कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन ये आधा सच है। वहां पर सबसे ज्यादा आईएएस इसलिए निकलते हैं क्योंकि आईएएस बनने के अलावा वहां पर कोई और चारा ही नहीं है। अगर वहां पर आपको सीधी सादी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बीच में जो रह जाते हैं उनकी क्या हालत होती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई आपको। बिहार में एजुकेशन का क्या हाल है आपको इस 12th क्लास के टॉपर के इंटरव्यू से पता चल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? जो बच्चे वहां पर एजुकेटेड भी है, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी करी है, उनको ऐसा स्किल ही नहीं सिखाया जाता जिससे वो एम्प्लॉयबल हो पाए। बिहार में आपको ऐसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मिल जाएंगे जिनको लिटरली माउस चलाना नहीं आता। आप समझ सकते हो कि वहां पर एजुकेशन का क्या हाल है। इस बात में जरूर सच्चाई है कि बिहार के लोगों का दिमाग तेज होता है। अगर वो सही डायरेक्शन में यूज करे तो वो सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं, देश के लिए भी काफी बड़े एसेट बन सकते हैं। इसके लिए देश को बिहार और बिहारियों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को साइड करना पड़ेगा और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सुनने में आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक जरूर लगता है, लेकिन विश्वास पे दुनिया कायम है। मैं काफी होपफुल हूं कि बिहार की अनफिक्सेबल कंडीशन एक दिन जरूर फिक्स होगी, बिहार जरूर डेवलप करेगा।